जैन एवरीवन, माय नेम इज़ सुनील एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल एडिफाई इंग्लिश हब। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर ही रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू का आर्टिकल पढ़ते हैं और उसका पढ़ने का पर्पज़ सिंपल सा है कि आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी से, है ना, ग्रामर से, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन एंड साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई विल सजेस्ट यू और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप फॉलो करिए, दैट इज़ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और डेली रीडिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ आप पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फॉलो। रीडिंग ने मुझे भी बहुत हेल्प करी है ना, उसमें भी न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करना शुरू कर देते हैं, और न्यूज़पेपर में भी आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बशर्ते आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो, जैसे कि सिविल सर्विसेज। हालांकि बहुत सारे एग्जाम के लिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए पूरा, ताकि आपका करंट अफेयर्स तैयार हो। बट यू नो, रादर दैन गिविंग मच टाइम टू दैट पार्ट, आप एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताई जाती हैं। एंड हमारी ये जो क्लास है वो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लेकर के आते हैं, बट उसका पर्पज़ रहता है आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करना, जो भी वर्ड आए हैं, जो भी टर्म्स यूज़ करी गई हैं, उनकी मीनिंग समझना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उन वर्ड्स को देखें तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आए, कोई भी डाउट ना रहे। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस क्लास कि अगर आप इस क्लास को रेगुलरली फॉलो करोगे तो 10-15 दिन के अंदर आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा आपकी रीडिंग की हैबिट में, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है। वहाँ पे आप ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको आर्टिकल का पीडीएफ पहले ही हम अवेलेबल करा देंगे। जो भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसका पीडीएफ हम पहले ही आपको दे देते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सा आर्टिकल हम पढ़ेंगे एंड उसकी एक ब्रीफ में आपको समरी भी दे देते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि हाँ, आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो जब आप ऐसा करोगे तो शुरू में तो शायद आपको मुश्किल होगा, शुरू में आप खुद से नहीं समझ पाओगे, बट जब आप विद द टाइम, जब आप इस क्लास को 10-15 दिन तक देखेंगे एंड फिर जब आप एडवांस रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पहले कैसा था मैं, नाउ हाउ एम आई, ठीक है। ये सबके लिए है, लड़के हो चाहे लड़की, ठीक है। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने डिस्कशन को, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे हम। पहला वर्ड हमारे पास एक्सपोज्ड। देखिए, एक्सपोज के दो मतलब होते हैं। एक्सपोज वर्ड मैं बता रहा हूँ, एक्सपोज का मतलब है किसी चीज़ का खुलासा करना है, लोगों के सामने ला करके आना, और वो तब जब उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। तो एक तो वो मीनिंग हो गई, छुपी हुई चीज़ को बाहर लाना, उजागर करना। बट दूसरा जो मीनिंग इस आर्टिकल में भी बताया गया है, दैट इज़ एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब व्हेन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड टूवर्ड समथिंग, यानी जब आप किसी चीज़ को लेकर के सुरक्षित नहीं हो, अनप्रोटेक्टेड हो, अनकवर्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोज्ड। ओपन टू डेंजर और रिस्क, यानी आप रिस्क या फिर डेंजर के लिए ओपन हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनका जन्म होता है तो उनके ऊपर बहुत सारे वायरसेस का अटैक होता है, जिसकी वजह से उनको, है ना, कोल्ड, कफ जैसी बहुत सारी कंडीशंस उनको, है ना, आना शुरू हो जाती हैं। तो चिल्ड्रंस आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ वायरसेस, ठीक है, जब उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही होती है, दैट इज़ वर्ड एक्सपोज, ठीक है। द सोल्जर्स जो थे वो एक्सपोज थे, यानी वल्नरेबल थे, कमज़ोर थे, किसको लेकर के, एनिमी फायर को लेकर के, यानी सामने से एनिमी के द्वारा जो अटैक किया जा रहा था उसको लेकर के कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था सोल्जर्स को, दे वर एक्सपोज्ड टू। और याद रखेंगे आप, टू फिक्स प्रपोजिशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज़ को लेकर के भी वो एक्सपोज्ड होते हैं, वल्नरेबल और अनकवर्ड, ठीक है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, याद रखेंगे आप। ये नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वर्ड बना है ऑस्टियर से। अब ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ को काफ़ी, है ना, संसारिक वर्ल्डली प्रेजर से बहुत दूर रखता हो, है ना, नॉर्मल कंडीशंस में अपनी लाइफ को सर्वाइव करता हो, है ना, बहुत ज़्यादा उसके शौक ना हो, बस, है ना, नॉर्मल खाना पीना रहना, है ना, घर भी अगर उसको ना मिले कोई इशू नहीं है, सादा जीवन जीता हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियर। इसी से ये वर्ड बना है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर्स, ये ऐसे स्टेप्स जो कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसमें शामिल होता है रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, तो जो एक्सपेंडिचर वगैरह में, है ना, जब आप मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपकी फैमिली में आ जाए या फिर आपके साथ हो जाए, ये सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको, है ना, बेकार की चीज़ों पे चीज़ों को परचेज़ करने में फालतू खर्चा नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप हर हफ्ते में मूवीज़ देखने जाते हो, हर महीने एक नया शर्ट लेते हो, तो अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, डू अवे कर सकते हो, थोड़ा दूर रख सकते हो आप, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेरिटी, ठीक है। तो ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़, जो ऑस्टेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसीज़ ली गई, नीतियाँ बनाई गई,
उन्होंने पब्लिक की सर्विसेज को क्या किया, इफेक्ट किया, यानी पब्लिक को जो सर्विस पहले मिलती थी वैसी सर्विस थोड़ा सा मिलना कम हो गया। फ्रूगैलिटी या फ्रूजालिटी या कटबैक्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कुशन। कुशन का तो नॉर्मल सा मतलब होता है पिलो, एक तरीका जो आपको आराम देता हो, बट इस आर्टिकल में वो आपकी तरीके से यूज़ किया गया है। क्या होता है कुशन का मतलब, तो रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के हार्मफुल इफेक्ट को, नुकसान पहुंचाने वाले प्रभाव को क्या करना, रिड्यूस यानी कम करना। तो सेविंग्स, ये जो फैमिलीज़ में सेविंग करी जाती है, जो अर्निंग होती है उसमें से कुछ पैसा जब आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं तो ये आराम दे सकती है फैमिलीज़ को इमरजेंसीज़ के टाइम पे। तो कुशन वर्ड का इस्तेमाल ही किया जाता है जब इमरजेंसी के टाइम पे किसी चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। सॉफ्टन या फिर शील्ड या फिर लेसन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफियांस। ये वर्ड बना है डिफाई से। डिफाई का सिंपल सा मतलब होता है, ये वर्ब है कि किसी भी अथॉरिटी को खुलेआम चैलेंज करना, यानी उसकी रूल्स को, उसके पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर देना साफ तौर पे, दैट इज़ कॉल्ड डिफाई। डिफियांस का नाउन फॉर्म है ये, डिफाई का नाउन फॉर्म है डिफियांस। ओपन रिफ्यूज़ल, यानी खुले तौर पे रिफ्यूज़ल, मनाही अथॉरिटी को या फिर रूल्स को मानने से, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफियांस। उसका जो डिफियांस था उसने सरप्राइज़ कर दिया हर अथॉरिटीज़ को। डिसओबीडियंस और अपोजिशन याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेज। हेज का मतलब होता है, आपको पता है कि हाँ पोटेंशियल लॉस है, आगे चल करके मुझे नुकसान हो सकता है, तो जब आप उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेज, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग, वो गोल्ड को खरीदते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके, दैट इज़ कॉल्ड हेज। सेफ गार्ड करना, इंश्योर करना, इंश्योर ये ई वाला नहीं है, इसका मतलब होता है टू मेक सर्टेन, किसी चीज़ को पक्का करना। और एक होता है अश्योर, यानी आश्वासन दिलाना, भरोसा दिलाना। इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, इंश्योर का मतलब हो गया ये, है बचाना अपने आप को, इंश्योरेंस वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड स्टाक। स्टाक का मतलब होता है, देखिए इसके भी दो मतलब होते हैं, लेकिन आर्टिकल में जो मतलब है उसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। हार्श, कड़ा, या फिर बहुत ही सीवियर, एक्सट्रीम इन इफेक्ट, या फिर अपीयरेंस में भी, जो दिखने में या फिर इफेक्ट में भी बहुत ज़्यादा अपीयरेंस, ठीक है, दिखने में भी या फिर इफेक्ट के मामले में भी बहुत ज़्यादा क्या हो, सीवियर हो, एक्सट्रीम हो, दैट इज कॉल्ड स्टाक। जैसे कि आप अगर किसी ऐसे बच्चे को देख लो जो कि रोड है ना, जो कि मतलब जो कि बेगिंग कर रहा है एंड उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, चोट भी लगी हुई है, फिर भी वो दिख नहीं रहा आपके चेहरे पे, बट आपको देख करके वो जो फील आता है दैट इज़ कॉल्ड स्टाक, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड स्टाक। डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेड स्टाक पिक्चर ऑफ वॉर, तो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी है ना, उसने प्रेजेंट किया एक स्टाक पिक्चर ऑफ वॉर, यानी वॉर की जो बहुत एक्सट्रीम जो इफेक्ट थे उसको दिखाने की कोशिश करी। ब्लीक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सैनोनिम, ग्रीन एंड ग्लूमी, ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। लास्ट वन इज बिल्ड आउट, है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बिल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, तैयार करना, या है ना, बिल्डिंग को तैयार करना, बनाना, ठीक है, नींव रखना। बट इसका बिल्ड आउट का क्या मतलब हो गया, समथिंग मोर कम्प्लीटली, एक्सपैंड करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, और बहुत ही और भी कंप्लीट तरीके से। द स्टार्टअप रैपिडली, जो स्टार्टअप थी उसने बहुत ही तेज़ी से क्या किया, एक्सपैंड किया अपनी कंज्यूमर बेस को, यानी अपने नेटवर्क को, और भी ताकि और भी कस्टमर जुड़ सकें उससे, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, तेज़ी से काम किया। एक्सटेंड करना, स्केल अप करना याद रखेंगे आप, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिनको आपको याद रखना है। चलिए आर्टिकल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल का टाइटल पहले क्या है, अनलर्न्ड लेसन्स। लेसन्स का मतलब सीख, है ना, सीख क्या होती है, तो आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया हो या जो भी आपको वार्निंग्स मिली हैं, तो दैट एक्ट एज लेसन, ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी स्टेप ले रहे हो, तो बचे, अगर उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उससे आप बच सको। एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक तो आप, है ना, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, ताकि आप आगे ग्रो कर सकें, एंड साथ ही साथ अगर वो ख़राब एक्सपीरियंस रहा है तो पहले से ही अपने आप को बचा करके रख सकें, ठीक है। और ये ऐसे लेसन है जो कि अनलर्न्ड हैं, तो पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स करी गई हैं, पर सरकार जो है, आर्टिकल में सरकार की बात करिए, वो फेल रही है इन लेसन से सीखने के मामले में, ठीक है। अब कैसे, तो इंडियाज़ इनएडिकेट, तो इंडिया का जो इनएडिकेट का सिंपल सा मतलब होता है नॉट इनफ, पर्याप्त ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इनएडिकेट, अपर्याप्त, ठीक है। तो इंडिया का जो अपर्याप्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स हैं, जो स्टोरेज है, रिजर्व का मतलब स्टोरेज, ठीक है, और स्टोरेज किस चीज़ का, पेट्रोलियम का और गैस का। पेट्रोलियम पता होगा आपको, ठीक है, क्रूड ऑयल, एंड गैस मतलब LNG, LPG और भी बहुत सारे जो है गैसेस की हम बात करते हैं, ठीक है। और ये रिजर्व्स कैसी हैं, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं बनाया गया हो, इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करने के लिए बनाया गया हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत बनाया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। तो इंडिया का जो अपर्याप्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस का रिजर्व है वो स्टैंड करता है, रिमेन यानी बना रहता है, एक्सपोज्ड, ये अभी भी ये क्या है, कमज़ोर है, अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है, वल्नरेबल है, वीक है, फ्रेजाइल है, ठीक है। आप याद रखेंगे सारे ही वर्ड्स को, ठीक है।
तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं, एक टर्म आएगा इस आर्टिकल में SPR, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो रिजर्व का मतलब तो मैंने बता दिया आपको स्टोरेज, तो एक ऐसा स्टोरेज जिसको स्ट्रेटेजिक पर्पस के साथ में बनाया गया हो। दैट मीन्स अगर इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं आपके साथ, जो कि क्या है, जो कि अनसेट है, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हो, या एंटिसिपेटेड नहीं रहती हैं, कई बार तो एंटिसिपेट भी कर लिया जाता है, इसी वजह से इस रिजर्व को बनाया भी गया है। तो ऐसा स्टोरेज जिनका यूज़ इमरजेंसी टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम गैस। तो कई बार जो कंट्रीज़, जैसे कंट्री हमारी इंडिया की बात करें तो वी आर ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, यानी हम बाहर से ऑयल मंगाते हैं तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या पेट्रोलियम वगैरह के प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब आप बाहर किसी के ऊपर डिपेंड करते हो, क्या पता कैसी कंडीशन बन जाए, जैसा अभी के टाइम पे हुआ है ईरान वॉर को आप देख लो, बहुत सारा ऑयल और गैस हम वहीं से, उसी रीजन से, वेस्ट एशिया से ही मंगाते थे, लेकिन वहाँ के क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आप उतनी मात्रा में मंगा नहीं पा रहे हो जितनी आपकी आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ रिजर्व में बचा करके रखती है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल दैट व्हाट इज़ SPR। तो चलिए देखते हैं हम आर्टिकल के बाकी चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। और इस आर्टिकल का आप पूरी तरीके से फ़ायदा लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कह रहा है लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते ही क्या हुआ, पिछले हफ्ते तक सेंटर यानी जो हमारी केंद्र की सरकार है, सेंटर जब भी आए तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाइक्ड, उन्होंने बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, सर्च कर दिया, बढ़ा दिया किस चीज़ को, रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस को। तो जो खुदरे हम और आप जो पेट्रोलियम खरीदते हैं ना, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब डीजल है ना, और भी क्या होता है, डीजल या पेट्रोल जो हो गया, प्राइसेस की क्या कर दिया, कीमतों को बढ़ा दिया लास्ट वीक। किसने, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आफ्टर अ गैप, और किसके बाद ये हुआ, एक गैप के बाद हुआ, एक अंतराल के बाद हुआ। और अंतराल कितने समय का था, ये 4 साल का था। तो 4 साल से हमारे जो प्राइसेस थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब होता है डीजल और, मतलब मेजरली यही होता है डीजल और पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम का मतलब बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं जो क्रूड ऑयल से बनाई जाती हैं। तो इनके प्राइसेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और ये 4 साल बाद देखने को मिला है। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें पता नहीं थी, यानी ये एक्सपेक्टेड थी, यानी इसकी उम्मीद थी। एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद हो, एंटिसिपेट किया गया वो लोगों के द्वारा। सिंस चूँकि क्या, क्योंकि द गवर्नमेंट हैड बीन वार्निंग, तो जो हमारी सरकार है वो क्या कर रही थी, वार्न कर रही थी, यानी चेतावनी दे रही थी अबाउट हाई क्रूड प्राइसेस। किसको लेकर के, किसके बारे में, हाई यानी ऊँचे क्रूड के प्राइसेस को लेकर के, यानी कह रही थी कि जो क्रूड की प्राइसेस हैं, जो कच्चे तेल के दाम हैं वो ऑलरेडी बहुत हाई हैं, तो उसको लेकर के वार्निंग दे रही थी। एंड हाउ, और किस तरीके से पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी पब्लिक सेक्टर की, यानी सरकार की जो ऑयल मार्केटिंग है ना, ये जो क्रूड ऑयल बनाती हैं है ना, सॉरी परचेज करती हैं, इनका जो प्रोसेस करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसी जो कंपनीज हैं दैट इज OMCs हैड बीन ब्लीडिंग हैविली। और किस तरीके से ये जो OMCs हैं वो ब्लीड कर रही थी हैविली, यानी फाइनेंशियल लॉस को काफ़ी ज़्यादा सह रही थी। किसकी वजह से, ड्यू टू अंडर रिकवरीज, यानी रिकवरी के अंतर्गत होने की वजह से। तो पता होगा आपको कि शुरू में क्या था, शुरू में सरकार ने पूरी दुनिया में हर एक कंट्री अपने ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा रही थी, बट हमारी कंट्री में नहीं हुआ था ऐसा। और वो बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा था, ये कंपनीज़ के ऊपर पड़ रहा था, ठीक है, जो बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेज़ करती हैं, जो क्रूड ऑयल परचेज़ करती हैं। आगे देखिए, इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, ये भी तय था या एक्सपेक्टेड था, इसकी उम्मीद थी, दैट की दिस वुड हैपन, यह होगा ही होगा, आफ्टर द रिजल्ट्स, किसके बाद में, जब जो रिजल्ट्स हैं ऑफ द 5 असेंबली इलेक्शंस, उनके रिजल्ट आने के बाद भी ये होगा ही होगा। तो जो 5 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, बेसिकली जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 जगह पे अलग अलग, उनके रिजल्ट्स के बाद भी ऐसा आना ही था। तो ये भी आपने डिस्कस किया ही हो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस बात को भी। बट द प्राइम मिनिस्टर्स अपील, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो अपील आई, जो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट फॉर ऑस्टेरिटी, किसके लिए, ऑस्टेरिटी के लिए, फ्रुगैलिटी के लिए, यानी कम खर्ची को लेकर के, और किसकी वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्रेन, उस शार्प डिक्लाइन की वजह से। ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो शार्प डिक्लाइन आता है ना, शार्प डिक्लाइन की वजह से। और किसके ऊपर ये ड्रेन आ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, यानी हमारी जो फॉरेक्स में क्या होता है, डॉलर बेसिकली है ना। तो जब भी आपको बाहर से सामान मंगाना होता है तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करनी होती है। तो जो उसमें शार्प डिक्लाइन आया था उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या किया था, अपील करा था, द शार्प डिप्रिशिएशन। तो ये जो काफ़ी शार्प, यानी काफ़ी जो एक्सट्रीम, ये जो सीवियर डिप्रिशिएशन जो है, यानी डिक्लाइन जो है, या जो वैल्यू में गिरावट जो आई है, किसके वैल्यू में, रुपी के वैल्यू में। शार्प डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, और किसी करेंसी का डिप्रिशिएशन मतलब उसकी वैल्यू का कमज़ोर होना। यानी पहले अगर मान लीजिए $1 में 80 रुपये मिलते थे,
अब $1 में आपको 90 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई, ठीक है। इन रिसेंट मंथ्स यानी हाल ही के महीनों में एंड द अप्रैल से इन्फ्लेशन प्रिंट्स, और साथ ही साथ जो अप्रैल मंथ में जो इन्फ्लेशन की प्रिंट्स आई हुई हैं, हमने हाल ही में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके जो छापा हैं ये पॉइंट टू करते हैं, दोनों ही चीज़ें पॉइंट टू करती हैं, इशारा करती हैं किसके तरफ, एक और भी ज़्यादा गहरे प्रॉब्लम की तरफ, समस्या की तरफ, दैट इंडिया कुड हैव एड्रेस्ड, जिसको ये वही प्रॉब्लम है जिसको इंडिया को क्या करना चाहिए था, एड्रेस कर लेना चाहिए था, या एड्रेस कर सकती थी, ये उसका सॉल्यूशन दे सकती थी डिकेड्स अर्ली, यानी कई दशकों पहले ही। डिकेड का मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर। द कंट्रीज इनएडिकेट स्ट्रेटेजिक, और वो प्रॉब्लम क्या है, कंट्री की जो इनएडिकेट यानी अपर्याप्त, है ना, मात्रा के हिसाब से बहुत ही कम, तो कंट्री की जो इनएडिकेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस के जो रिजर्व हैं उन ये इस प्रॉब्लम को बहुत ही पहले एड्रेस करा जा सकता था सरकार के द्वारा। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बिल्कुल, है ना, डिड यहाँ पे इसलिए यूज़ करा गया है, देखिए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। जब भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो वो एम्फसाइज करने के लिए बताता है। तो इंडिया ने बिल्ड किया, एक्सपैंड किया, है ना, एक्सपैंड किया किस चीज़ को, एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को, SPR को, ऑफ अबाउट कितने का, 36.7 मिलियन से लेकर के 39 मिलियन बैरल तक। तो पहले 36.7 मिलियन स्टोर करके रखी जाता था इंडिया के द्वारा, और अब इसको 39 तक बढ़ा दिया गया। अब प्रोग्राम यानी एक ऐसा प्रोग्राम कंसीव यानी जिसको एक्सेप्ट किया गया फॉलोइंग द पोस्ट 1991, जिसको एक्सेप्ट कब किया गया, यानी 1991 के बाद किया गया। 1991 में पता होगा आपको कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, दैट वाज LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो उसके बाद ये पोस्ट का मतलब उसके बाद 1991 के बाद जो किया गया उसकी वनरेबिलिटी की वजह से, ठीक है, उसकी कमज़ोरी की वजह से, एंड फॉर्मलाइज, और जिसको तैयार किया गया, फॉर्मलाइज किया गया अर्ली 2000s में। तो बातचीत तो तभी से शुरू हो गई थी, एक्सेप्ट तो तभी कर लिया गया था, लेकिन इसको बनाया कब गया, 2000 के आसपास, 2001-2002 के आसपास। बट टुडे, लेकिन आज की बात करें, दिस कवर्स, ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कवर करता है लगभग 7 दिन तक, है ना। तो अब 7 दिन तक इसको कवर किया जा सकता है, और किस चीज़ को, कंजम्पशन के डिमांड को, यानी हमारी कंट्री के जो लोगों का डिमांड है कंज्यूम करने का, तो उस 7 दिन के डिमांड को क्या किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। और ये कितने पे है, ये 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि 5.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से है, ठीक है। तो ये 7 दिन तक चल सकता है। कंबाइंड विथ इन्वेंटरीज, जुड़ करके, है ना, किसके साथ में, इन्वेंटरीज़ के साथ में। इन्वेंटरीज़ का मतलब सिंपल सा होता है, जो कंपनीज़ ना, जो कंपनीज़ क्या करती हैं, जो स्टोर्ड सप्लाई होती है उनकी, कि मतलब ये सप्लाई तो होना ही होना है, दैट इज़ स्टोर्ड सप्लाई, दैट इज़ इन्वेंटरीज़। तो जुड़ करके, कंबाइंड विद यानी जुड़े हुए होकर के, किसके साथ में, इन्वेंटरीज़ के साथ में। इन्वेंटरी किसकी हैं, वो MCs की हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की हैं, है ना, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, एंड इम्पोर्ट कवर, एंड साथ ही साथ जो इम्पोर्ट का कवर है, ये हमारे फॉरेक्स में जो पैसा है हमारे पास, दिस अमाउंट्स टू, तो ये चीज़ अमाउंट टू करती है, यानी इक्वल टू है या टोटल होती है, मोर देन 70 डेज ऑफ स्टॉक, किसके लिए, तो 70 दिन से भी ज़्यादा दिन के स्टॉक के लिए, स्टोर्ड कैपेसिटी के लिए। तो अगर हम उस स्टोरेज की और साथ ही जो सप्लाई, स्टोर्ड सप्लाई है उसकी भी बात करें, तो लगभग 70 दिन तक के क्या है हमारे पास, है कि हम मैनेज कर सकते हैं। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन अगर हम अपकमिंग सालों में देखें, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड, इंडिया निकल करके आया है। इमर्ज का मतलब निकल करके आना, किस तौर पे, तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट के तौर पे। ऑटोमोबाइल मार्केट का मतलब जहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो इस तौर पे निकल के आया है आफ्टर US, किसके बाद, US और चाइना के बाद। तो पहले नंबर पे US, फिर चाइना, उसके बाद इंडिया। एंड अ कंपैरिजन, और एक जो तुलना है, कंपैरिजन का मतलब तुलना किसके साथ में, विद दोज नेशंस, यानी उन दो देशों के साथ में। ये कंपैरिजन रिवील करता है, एक्सपोज करता है, उजागर करता है उस लेवल की या स्केल की जो कि है इंडिया की वनरेबिलिटी का, यानी इंडिया की जो कमज़ोरी है, वो कितनी ज़्यादा, मतलब इंडिया कितनी ज़्यादा वनरेबल है इस मामले में, लेवल के मामले में, कि हमारे पास कितने मात्रा में है, अगर हम उनकी कंपैरिजन हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ में करें। तो अब आगे देखें, US के बारे में बताएगा। वाइल द US बिल्ट, हालांकि जो US है देश, उसने बिल्ड किया है SPRs को, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, इन द आफ्टर माथ ऑफ 1973 ऑयल शॉक। किसके बाद में, तो उस कॉन्सिक्वेंस के बाद में, बैड कॉन्सिक्वेंस यानी निगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बाद में, जो कि 1993 के ऑयल शॉक के टाइम पे आया था। तो 1973 में पूरी तरीके से ऑयल की सप्लाई में कमी आ गई थी। उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या किया, US ने अपने SPRs को बिल्ड किया, विच एट, जो कि क्या कितने पे था, 714 मिलियन बैरल्स के ऊपर था, ठीक है। इस 18 टाइम्स, ये नंबर कितना है, 18 गुना है, जो कि ज़्यादा है, 18 गुना ज़्यादा है किससे, इंडिया के SPR से, इंडिया की
रिजर्व से। चाइनाज रफली 900 मिलियन बैरल्स, चाइना का जो आमतौर पे 900 मिलियन बैरल का जो रिजर्व है इज इवन लार्जर, ये तो यहाँ तक ही और भी बड़ा है। द यूएस हैज़ अबाउट 400 मिलियन बैरल्स करंटली, जो यूएस है लगभग उसके पास 400 मिलियन बैरल्स क्या हैं करंटली हाल ही के टाइम पे इसके रिजर्व में है। इट्स रिजर्व सिस्टम्स प्रोवाइड करते हुए इस देश को विद रफली लगभग 20 दिन के ऑफ कंजम्पशन पे, यानी ये भी अपने ऑयल को 20 दिन तक क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। द कंट्री हैज़ इमर्ज्ड, ये जो देश है यूएस, वो निकल कर के आया है किस तौर पे, आज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर के तौर पे, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश के तौर पे इन द पास्ट 10 ईयर, यानी पिछले 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो ये यूएस की बात कर रहा है। विद एन आउटपुट, इस आउटपुट के साथ में है ना, और आउटपुट कितने का है, अबाउट 13 मिलियन पर बैरल पर डे, मिलियन बैरल पर डे, यानी एक डेली बेसिस पे 13 मिलियन बैरल ये क्या करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसिकली आउटपुट है इनका यूएस का। एंड अ कॉमर्शियल सिस्टम वाइड इन्वेंट्री, और एक कॉमर्शियल सिस्टम वाइड इन्वेंट्री, वो जो हमने ऊपर बात करी ना, एक तो होता है स्टोरेज में रखा है, एक होता है कि जो सप्लाइड, जो क्या कहते हैं उसको, जो स्टोर्ड सप्लाई जो होती है, मान लीजिए कल सप्लाई करना है, परसों सप्लाई करना है, तो वो जो रिजर्व में होता है, रिजर्व में नहीं तो स्टोर जो में स्टोर करके जो रखा गया रहता है। पुश करते हुए अबव द 90 डेज मार्क, यानी 90 दिन के भी ज़्यादा से मार्क को रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर रिजर्व्स के लिए, जो कि रिकमेंड किया गया किसके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। द सेम अप्लाइज, यानी ठीक यही चीज़ अप्लाई होती है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर भी, विच इज़ कंपेरेबल विद इंडिया, जो कि कंपेयर करने के लायक है किसके साथ में, इंडिया के साथ में, एज अ मोर ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन, किसके तौर पे, तो एक और भी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भर नेशन है इसके तौर पे। तो चाइना भी बहुत ज़्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है और इंडिया भी है, तो इनकी कंपैरिजन करना ज़्यादा फिजिबल है, अप्रोप्रिएट है। दीज नंबर्स बिकम इवन स्टाकर, ये जो नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, और भी ज़्यादा, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा स्टाकर, और भी ज़्यादा परेशान करने वाले हो जाते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद, जब इनको कंपेयर किया जाए उन रिजर्व्स के साथ में, जो कि किसके हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस के साथ में। तो ठीक है, क्रूड ऑयल के मामले में तो थोड़ा बहुत राहत भी है कि इतने दिन का रिजर्व बचा हुआ है, लेकिन एलएनजी और एलपीजी के मामले में तो ये और भी ज़्यादा स्टाकर है, और भी ज़्यादा परेशान करने वाला है, और भी ज़्यादा उदासी भरा है। वेयर, जहाँ पर इंडिया इज़ मोस्ट एक्सपोज, जहाँ पे इंडिया जो देश है वो और भी सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोज है, कमज़ोर है, वनरेबल है, अनप्रोटेक्टेड है। इंडिया हैज़ अबाउट 1.4 लाख टन्स ऑफ एलपीजी स्टोरेज, जो इंडिया है उसके पास है 1.4 लाख टन ऑफ एलपीजी स्टोरेज, यानी इनके पास इतना, हमारे इंडिया के पास स्टोरेज है एलपीजी का। वाइल जबकि इनका देश का जो डेली कंजम्पशन है, डेली हम जो यूज़ करते हैं, इज़ अबाउट 80,000 टन्स, हमारा डेली का ही खर्चा कितना है, 80,000 टन्स का है, ठीक है, मोर दैन, जो कि ज़्यादा है हाफ इट्स रिजर्व कैपेसिटी, इसके रिजर्व की कैपेसिटी से भी आधे से भी ज़्यादा है ये। एज़ फॉर एलएनजी, अगर एलएनजी की बात करें, इंडिया लार्जली, तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, रिलाई उनका मतलब डिपेंड करता है स्टॉक्स के ऊपर एट रीगैसिफिकेशन फैसिलिटी, जो कि कहाँ पे रखी रहती हैं, ऐसी कंपनीज़ के पास रखी रहती है जो रीगैसिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, और रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज़ किसकी हैं, तो इन कंपनीज़ की है, पेट्रोनेट, एलएनजी एंड बीपीसीएल, तो इनके पास स्टॉक्स में रखी रहती है, किसके लिए, एलएनजी को बनाने के लिए, विदाउट एनी अंडरग्राउंड स्टोरेज, जो किसके बिना है, बिना किसी अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर स्टोरेज के है, फॉर अ फ्यूल, एक ऐसे फ्यूल के लिए, वाइटल, कल ही वर्ड आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। तो देखिए इंडिया जो है ना, यूरिया की अगर हम बात करें तो हम मोर देन 80% से भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूरिया की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें एलएनजी की नीड होती है, वो हम 60% से भी ज़्यादा बाहर से मंगाते हैं, तो यही विडम्बना है। बोथ द यूएस एंड चाइना, दोनों ही जो देश हैं, हैव हैवली इन्वेस्टेड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, कहाँ पे, अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज के अंदर, बट इंडिया ने नहीं किया। द ईयू वॉज क्विक टू अडैप्ट, तो जो ईयू था वो बहुत ही तेज था अडैप्ट करने में, ढालने में अपने आप को, फॉलोइंग द रशियन यूक्रेन वॉर, किसके बाद में, तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद में इन्होंने बहुत तेज़ी से अपने आप को ढाला, एज इट ड्रीव डाउन, जैसा कि इसने क्या किया, डिक्लाइन किया, अपनी डिपेंडेंस को कम किया, निर्भरता को किसके ऊपर, रशिया की गैस के ऊपर। तो इस वॉर से पहले, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ है, उससे पहले ये रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल या गैस परचेज करते थे, अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वॉर हुआ तो इन्होंने भी अपनी चीज़ों को चेंज किया। दीज रिजर्व्स, यानी ये जो रिजर्व्स हैं, हैव अनेबल्ड, इन्होंने अलाउ किया है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ को, यानी ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है, यूएस, चाइना, जापान हो गई,
या फिर जर्मनी वगैरह हो गई, ये क्या करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे किसके खिलाफ, सप्लाई डिसरप्शंस के खिलाफ। यानी जो अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है सप्लाई में, मान लीजिए है ना, जैसे ईरान का वॉर है जिसकी वजह से सप्लाई के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस तरीके के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके बाई रिलाइंग ऑन, यानी डिपेंड ऑन करते हुए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए साइन किए गए हों एट टाइम्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। किस टाइम पे, उन टाइम्स में, उन डिफिकल्ट टाइम से जो कि सप्लाई के डिसरप्शन के टाइम पे होता है। तो इनका अग्रीमेंट भी होता है बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कि आप इन्हीं हवा में प्रोवाइड करो वही करोगे। कुशनिंग, आराम देते हुए किस चीज़ को, देम यानी देशों को, फ्रॉम स्पॉट मार्केट स्पाइक्स, अचानक से आने वाले मार्केट के अंदर उछाल के अगेंस्ट में क्या करते हैं, उससे आराम देते हैं। एज फॉर चाइना, चाइना के लिए इट्स डेफियांस ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, तो जो इसकी रिफ्यूज़ल थी, ओपन जो रिफ्यूज़ल थी, मनाही जो थी, किसको लेकर के, अमेरिका के सैंक्शंस को लेकर के, प्रतिबंधों को लेकर के, जो किसके खिलाफ लग रहे थे, रशियन ऑयल अगेंस्ट रशियन ऑयल के खिलाफ जो लग रहे थे, हैव पेड ऑफ। तो इस डिफियांस ने क्या किया है, हैंडसमली पेड ऑफ किया है, चाइना को काफ़ी अच्छे से फ़ायदा पहुँचाया हुआ है। इंडिया वुड हैव बेनिफिट टू, तो इंडिया भी क्या कर सकता था, इसका फ़ायदा ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, तो इंडिया भी फ़ायदा ले सकता था हैड इट मेंटेन्ड, अगर इसने मेंटेन किया होता ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, और भी बड़ी इंपॉर्टेंस को, जहाँ पे अपने फैसले खुद से ही ले सकते थे। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके थे, बट हमने नहीं किया ऐसा। ये जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। ठीक है, थोड़ा सा आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस आर्टिकल में कौन सी चिंता को उठाया गया है, रेज़ किया गया है। तो चिंता क्या है भाई, इंडिया के पास सफिशिएंट स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व इमरजेंसी के लिए क्या है, उसकी कमी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एक्सपोर्ट एक्सेसिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्पाइट डोमेस्टिक शॉर्टेज, फ्यूल के प्राइसेस डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव, ऑयल कंपनीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रही हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या है क्या क्वेश्चन कि इंडिया के पास कमी है सफिशिएंट स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स की इमरजेंसी के टाइम के लिए। वाई आर इंडियाज़ पेट्रोलियम रिजर्व्स, क्यों इंडिया की जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको इनसफिशिएंट माना जा रहा है करंटली। तो देखते हैं, गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को बनाना रोक दिया है। आंसर हमारा ये नहीं होगा। डोमेस्टिक रिफाइनरीज प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली, ये भी बात नहीं कही गई है। तो एग्जिस्टिंग जो रिजर्व्स की कवर है ये ओनली लिमिटेड नेशनल कंजम्पशन ड्यूरिंग टुडे। तो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं वो कवर करते हैं केवल लिमिटेड नेशनल कंजम्पशन को की ड्यूरेशन को आज के टाइम पे। तो ये बात सही है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास चीज़ें। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट बेनिफिट डू स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स प्रोवाइड, कह रहा है कि आर्टिकल के हिसाब से व्हाट बेनिफिट डू स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्रोवाइड, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होती हैं वो क्या बेनिफिट लेके आती हैं। तो देखते हैं, इकोनॉमीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं सडन इंटरनेशनल सप्लाई डिसरप्शन एंड स्पाइक से। दे परमानेंटली एलिमिनेट डिपेंडेंस अपॉन, ये नहीं होगा। ये गारंटी चीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नो। ऑटोमोबाइल, हमारा आंसर यहाँ पे भी ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इकोनॉमीज़ को, देशों को, है ना, अचानक से इंटरनेशनल सप्लाई में अगर डिसरप्शन आया फिर स्पाइक आ जाए इसकी वजह से। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चंस ओनली। एंड चलिए कुछ और चीज़ें, तो टेलीग्राम चैनल के बारे में आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको आर्टिकल का पीडीएफ और इस क्लास का पीडीएफ जिसका यूज़ आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस को आप रेगुलरली फॉलो करिए, दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।